चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये काफ़ी SUP की है। तो क्वेश्चन था आज का, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो हमको टर्निंग पॉइंट वाला एस्पेक्ट इसमें दिखाना था कि कैसे ये एक टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, राइट। अब इस टर्निंग पॉइंट को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है। तो बिफोर वी कंक्लूड कि किस तरह का होना चाहिए, लेट्स सी द कॉपीज। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर, अभी ओपन माइंड से हम इसको देखते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर को समझते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं किसने क्या क्या लिखा है। तो पहली कॉपी में देखते हैं, रिवोल्ट वाज 1857 वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट। और ये शायद 12 मार्कर था, तो ओके। एंड दिस ऑल्सो वाज 12 मार्कर, मैंने लिखा भी था 3 पेजेस में लिखना है, तो ये 2 पेजेस में आंसर है। तो भाई पहली बात तो स्पेस वाला इशू आ गया यहाँ पे, है ना। 3 पेजेस है तो 3 पेजेस ही लिखना है, तो ओनली 2 पेजेस इन दिस। इंट्रोडक्शन, ठीक है। रिवोल्ट वाज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज एंड ऑफ कंपनी रूल, पहला पॉइंट एंड ऑफ कंपनी रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GI एक्ट। GI एक्ट का पूरा फुल फॉर्म लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि GI एक्ट थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इतना पॉपुलर शॉर्ट टर्म नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखिए पूरा। लॉर्ड कैनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री रिफॉर्म्स, एंड ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसीज, रेलवेज, टेलीग्राफ्स, ठीक है। सो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, है ना। जिस तरह का लिखनी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे खाली पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने बोला था कि इसको थोड़ा सा हेडिंग्स में बनाओ। हेडिंग्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि टर्निंग पॉइंट है, तो यू कैन शो टर्निंग पॉइंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या, पॉलिटिकल में क्या टेरिटरी वाली चीज़ें, कि वो सब चीज़ें बंद हो गई। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कैसे टर्निंग पॉइंट था, ये फिर इसका बाकी सोशल एस्पेक्ट में क्या फ़र्क पड़ा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी आप दिखा सकते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द स्ट्रक्चर। बट पॉइंट्स तो ठीक है, यही सारे पॉइंट्स आएंगे। सेकेंड कॉपी इज किसकी है कॉपी? आप लोग ना ऊपर नाम लिख दिया करिए, टाइटल के साथ में अपना नाम भी लिख दिया करिए, तो हम मुझे पढ़ने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857 इनिशिएटेड, आपने यहाँ पे डेट लिखा, इनिशिएटेड बिगन ऑन 10th May बाई 3rd, ओके, फ्यूल्ड बाई टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन इज गुड, काफी फैक्ट वाला है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है, तो इसका भी अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि एग्जैक्ट डेट पता है, इसलिए कि शो ऑफ द नॉलेज, है ना। तो आप अगर आपको ऐसे लिख सकते हैं तो ये काफी अच्छा है, बल्कि याद कर लीजिए, है ना, ये वर्ड्स यहाँ पे यूज करिए तो थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा। सीधे सीधे एक जेनरिक टाइप का लिखने से अच्छा है कि आप कुछ यहाँ पे डेटा फैक्ट जितना यूज कर सकते हैं वो करिए, वो आपके नॉलेज को शो करेगा। रीजन्स ऑफ रिवोल्ट पूछा नहीं है, बट एडिशनल है, क्योंकि 3 पेज का है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, रीजन क्या रीजन से, ठीक है, गुड। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, जो बहुत मेन हेडिंग होती है ना उसको तो पक्का बॉक्स में बनाइए, ऐसे बॉक्स बना दो इसे, बाकी सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करो। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट ऑल्दो स्टार्टेड बाई लाइट कैवलरी मेरिट, ओके, स्प्रेड, इसमें फिर सब हेडिंग बना दी है ना, सब हेडिंग्स कि टेरिटोरियल स्प्रेड कैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्प्रेड हुआ, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश, ऑल दो, क्वेश्चन क्या था, एनालाइज, ठीक है। इसमें आपने 5 पॉइंट लिखे हैं टर्निंग पॉइंट में, ऑल दो सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इट इज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री एज इट वाज द, ओके, आर्ग्यू दैट इट इज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और ये हाँ वही, ये नॉट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लिखा भी नहीं है, ऐसे लिखा होता तो पढ़ने में आता। तो इसकी जगह ये भी इजंट की जगह आप ये लिखे ना, इट इज नॉट, ऐसे लिखे, नीदर दिस वन, लेकिन आप यहाँ पे निगेटिव साइड आ रहे हैं, बट इतना ज्यादा निगेटिव नहीं आना है, मतलब सी यहाँ पे आप निगेटिव साइड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू राइट फर्स्ट टर्निंग पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। आपने यहाँ पे पूरा दे दिया है ना एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये भी थोड़ा सा एडिशनल है, फिर यहाँ भी एडिशनल है, जो मेन कोर एरिया ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है, जो आपने 5 पॉइंट लिखे हैं, तो इसको और अच्छे से हेडिंग डाल के, सब हेडिंग डाल के, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखिए, ठीक है। तो ये सब सर इसमें टर्निंग पॉइंट मतलब रीजंस के बजाय वो डाल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट से पहले कैसा पीरियड था,
जैसे रेशो क्या थी मिलिट्री में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या था, ऐसा डाल सकते हैं रीजंस के बजाय। तो रीजन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। नहीं, रीजंस बिहाइंड द रिवोल्ट के बजाय कि कैसा सिनेरियो था प्री 1857, वो डाल सकते हैं। तो क्या डालेंगे वहां पे, जैसे वहां कि पे जैसे मिलिट्री में रेशो क्या थी यूरोपियन और इंडियन सोल्जर्स की, और जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट था, तो एक्ट कौन कौन से थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा रिफॉर्म काम कर रहा था उस टाइम पे। रीजंस मतलब मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा सूट नहीं है, मैं सोच नहीं नहीं नहीं, पाया कि रीजन डाल सकते हैं, आप जबकि आप पूरी वो भी कॉपी देखो में देखो सबने देखो, डाला हुआ है। नहीं नहीं देखो, ये एक मैंने बोला ना, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। आप एडिशनल दे रहे हैं तो कुछ भी ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप दूसरा डिफरेंट वे जो बोल रहे हैं ना वैसे भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। इट इज जस्ट ए बैकग्राउंड आयरन को। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर इसमें। हाँ इसमें बेसिकली सारे मतलब क्वेश्चन का थीम है कि हाउ इट चेंज द नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इसमें आपको तो पीछे का डालने की बजाय कि थोड़ा थोड़ा कैसे कि पहले इंडियंस मेन उसमें रहते थे, बाद में बाहर से नहीं रहते थे, मेन मेन पोजीशन आर्मी में, तो उस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी मेन फोकस चेंजेस लाए गए बाद में वो रहेगा, वो तो चल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आर्मी में और उस तरीके से, लेकिन बाकी सब आगे का ही रहेगा। टर्निंग पॉइंट कैसे चेंजेस लाए गए। हाँ नहीं नहीं, कैसे बट वो ठीक है, नॉर्मली एक वो ब्रिटिश कंपनी रूल से वो कैसे तरीके से प्रॉपर एक गवर्नेंस का वो हो गया था प्रॉपर, क्या है इसमें। तो वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीन पेजेस का है ना, लाइक 12 मार्कर, तो 12 मार्कर के में स्कोप होता है थोड़ा सा, आप इतना ऐड कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 पेजेस है ना, तो कितना ही आप बड़ा लिखेंगे तो बैकग्राउंड देने का स्कोप होता है। अगर ये छोटा होता, लाइक सपोज 8 मार्कर, तब आपको ये देने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे इंट्रोडक्शन में ही वो थोड़ा बैकग्राउंड दिखाते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, टर्निंग पॉइंट पे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर सिंस इट इज अ 12 मार्कर वी कैन हैव, और इसको भी थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों भी लिखेंगे चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ये कोई रॉन्ग नहीं है, दिस जस्ट अ बैकग्राउंड, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मेन आंसर तो आपका जो नंबर मिलेगा वो इस पे मिलेगा, इस पे नंबर नहीं मिलेगा, इस पे खाली इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा आपको पता है। मार्क्स इस पे नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको छोटा से छोटा और टू द पॉइंट रखिए, क्योंकि उसका कोई वेटेज नहीं होता है, वेटेज मेन इसका है। ठीक, तो इसको हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग बनाइए, प्रॉपर एग्जांपल लिखिए, ऐड लिखिए, और कुछ डायग्राम्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं कि मेजर सेंटर कहाँ कहाँ पे थे ना, मेजर सेंटर कहाँ पे थे, या फिर कोई जो शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, है ना। तो बिफोर क्या था एंड आफ्टर क्या था, ऐसे करके आप शिफ्ट दिखा सकते हैं ग्राफ में। कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जैसे रेशियो भी था, तो अब वो रेशियो मान लीजिए कि पहले इतना था और उसके बाद में इतना रह गया, तो ऐसे करके आप इनोवेटिव डायग्राम भी बना सकते हैं कि पहले जो हिंदू सोल्जर्स थे वो पहले इतने थे और फिर बाद में इतने रह गए, 1/3 या जो भी है। सो ऐसे आप इनोवेटिव, यू कैन क्रिएट योर ओन डायग्राम्स, विजुअल्स एंड मेक। बाकी निगेटिव्स, क्रिटिसिज्म इसका ठीक है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आप इसको शॉर्ट में एक पैराग्राफ में नीचे लिखे थोड़ा कुछ पॉइंट्स में। ड्यू टू वाई स्प्रेड दिस वन, ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइफ, impact of the revolt, Britisher didn't introduce any reforms, any new reforms, policy of divide and rule। okay, ठीक है, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। this is due to various causes and long lasting impacts with it, despite lacunas it is considered as a wise turning point in industry। ठीक है, लिख सकते हैं, अच्छा है। और यहाँ पे फिर इसके आगे लिखे ना, मतलब it laid the foundation for the national movement and further consequences it was the first ignited the nationalism, ऐसे करके आगे वाले से कनेक्ट करिए। और यहाँ पे स्कॉलर्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे इट वाज नीदर दिस वन लिखा है ना, सावरकर ने बोला था इट वाज फर्स्ट नेशनल मूवमेंट, और वो मजूमदार ने बोला था इट वाज नीदर दिस नॉर दैट, ये मजूमदार जी ने बोला था। तो उनका नाम यहाँ पे, हाँ, तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन करिए, इससे थोड़ा वेटेज बढ़ेगा। ठीक, ये दो नाम याद कर लो, एक तरफ से सावरकर ने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मजूमदार ने क्रिटिसाइज किया था, बोला कि नहीं है। ओके तो आरबी में जो चेंजेस उसमें मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मार्शल वो वाला पॉइंट, मार्शल और नॉन, तभी सब गोरखा पंजाब रेजिमेंटेशन तभी शुरू हुआ था आर्मी में। करेक्ट,
वो वाला पॉइंट भी वहां पे लिख सकते हैं। जरूरी। जो आपने वो लिखा है ना कि जहाँ पे सोल्जर्स रिड्यूस हुए हैं वो, और वो वहां पे ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं एडिशनली। नेक्स्ट कॉपी ये किसकी है? Sir, it's mine. Zakia. ओके, आपका नाम जाकिया है या जिकिया? Zakia. Okay, okay. So, revolt of it. The revolt of 1857, also known as the First War of Independence, was the first significant attempt by Indians to end the British imperialism. तो पहले तो ये इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि देखो ये पूरा पूरा पैराग्राफ है। इवन दो है ना, इवन दो ये 3 मतलब 12 मार्कर है, फिर भी आप भाई इतना बनाए 4 लाइन का यहाँ पे है ना, 4 Sir, है 5। I also predict the question wrongly. कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, हाँ ये अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, छोटे में लिखना है। हाँ, पॉलिटिकल कॉजेज ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, फेमाइंस, सोशल कॉजेज, हाँ आपने पढ़ा नहीं है, ये थोड़ा कॉजेज वाला लग गया है ना। Yes, sir, वो गलत हो गया। तो मतलब इसीलिए क्या होता है ना कि एक रूल होता है कि आप पहले तो इसको अच्छे से मार्क कर लिए। यहाँ पे जैसे टर्निंग पॉइंट पूछा है, तो टर्निंग पॉइंट का मतलब कि कैसे, और इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना, तो हिंदी में भी पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करिए। और बीच बीच में जब एक सिंगल पेज आप लिख लेते हैं, उसके बाद वापस से क्वेश्चन पे एक पार्ट आप लिख लेते हैं, तो वापस से क्वेश्चन पे जाके इंश्योर करिए कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिख रहे हैं, डेविएट नहीं हो रहा है ना। तो 1-2 बार बीच में रीचेक करना चाहिए, ठीक है। Yes. ऑल राइट, कोई बात नहीं, आप इसको वापस से लिख के ट्राई करिएगा और भेजिएगा, है ना, मैं इसको चेक कर Okay, दूंगा। नेक्स्ट वन, सर अभी कितनी कॉपी चेक हो गई? पीला है सोलंकी। 3 हो गई शायद, फर्स्ट दिस इज 4th कॉपी, है ना। ये किसकी कॉपी है? सोलंकी की। ओके, पीडी सावरकर। हाँ देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना कि आपको मतलब यू शुड राइट द नेम्स, तो वीडी सावरकर आ गए यहाँ पे, तो इट्स गुड। कॉल द रिवोल्ट ऑफ, अब यहाँ देखो 185 क्या है? सर वो जल्दी जल्दी हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसे गोला बनाएगा ऐसे यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ता जाएगा स्माइल करते हुए। इंडिपेंडेंट है ना, स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ। सर मेरे बीडी सावरकर लिखा है, इनको लेकर तो विवाद है, तो क्या इनको इनका नाम लिख सकते हैं? इनका एक स्टेटमेंट है ना, हम जस्टिफाई नहीं, हम यहाँ पे जस्टिफाई थोड़े ना कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत, हम ये बोल रहे हैं कि सावरकर ने ये बोला है, मजूमदार ने ये बोला है, दैट्स ऑल। यहाँ पे इनका लिख दो, जब क्रिटिसिज्म करेंगे बाद में एंड में, तो वहां पे मजूमदार का लिख देंगे, ठीक है। हम डिसाइड नहीं करें कि कौन सही कौन गलत। जब तक मतलब पूछा ना हो तो फिर सावरकर का नाम लिखना डरना चाहिए किसी भी, जैसे ऐसा नहीं है, ये एक स्कॉलर है ना, वीडी सावरकर जी एक स्कॉलर हैं, और इनका एक स्टेटमेंट है, तो हमको लिखने से शर्म क्यों? अगर हम बाकी स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये इनका भी लिख दो, तो लोग बोलते हैं कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, बट इतना कोई इशू नहीं है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज पर सावरकर था। कंट्रोवर्सी की चीजें जो कंट्रोवर्सी की चीजें आई थी वो 1910 और 1915 ये सब के बाद में आया था, जब वो वहां से क्या कहते हैं रंगून से लौटे थे, तो उसके पहले की ये सारी चीजें हैं। और उनका पर्सनल लाइफ एज अ रिवोल्यूशनरी तो वो थे ही सही ना, और उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके, जो कि नहीं, इनफैक्ट गांधी नेहरू सबने माना, सिंपल सी हिस्टोरिकल इवेंट है। सिंपल सी बात है कि वो हम नहीं बोल रहे हैं ना, तो सीधे लिख दोगे एज पर सावरकर और सावरकर कॉल्ड, तो ये उनका स्टेटमेंट है, सही हो गलत हो जो भी है, और कोई इशू नहीं, ये काफी एक्सेप्टेड है वैसे भी। ये सब स्टेटमेंट से बचना चाहिए कि वीडी सावरकर ने कंट्रीब्यूट किया इन द रिवोल्यूशन ऐसे करके, क्योंकि वी आर राइटिंग देम एज अ थिंकर, एक तरीके से राइटर के तौर पे। नहीं, सावरकर का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं था? कंट्रीब्यूशन तो था ही ना, कंट्रीब्यूशन तो किसी ने कंट्रोवर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेते हैं ना लोग, नहीं, वैसा ब्रिटिश एंड इंडियन रिवोल्ट्स। नहीं, कंट्रोवर्सी तब होगा जब आप बोलोगे कि सावरकर का रोल गांधी जी से बड़ा है, क्योंकि जो सावरकर सपोर्ट है वो कांग्रेस और वो वाला बीजेपी वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो बोलते हैं कि सावरकर का मेन रोल है, बाकी सब डाउन है, तो उस तरह का कंट्रोवर्सी है। बट ऐसे बिल्कुल से नकार भी नहीं सकते, है ना, कौन बड़ा कौन छोटा उसमें दिक्कत होती है, बट कंट्रीब्यूशन सबका है कुछ ना कुछ। अगर किसी ने अपने घर पे झंडा भी फहराया तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो जितना हो। तो ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर देंगे, आप बहुत उनको मतलब किसी से सुपरलेटिव और उनको वो जजमेंट करने वाली चीजों पे अवॉइड करना चाहिए, दैट्स ऑल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से बचना चाहिए, मतलब वही जज नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा कौन छोटा, सबका रोल है उसमें इक्वली। एंड ऑफ द कंपनी रूल
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मिलिट्री चेंजेस, रेशियो ऑफ द ओके, ऐसे 1:5 to 1:2 ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स। ब्रिटिश टू इंडियन है। एक ब्रिटिश पे 5 सोल्जर्स थे, उनको 5 को 2 कर दिया, सही है। एक ब्रिटिश पे 5 इंडियन सोल्जर थे पहले, मतलब इंडियन सोल्जर ज्यादा थे, अभी हाफ कर दिया। ठीक है, तो इसको भी ऐसे थोड़ा ग्राफिकल भी दिखा सकते हो, मतलब ऐसे 5 है और ऐसे, तो यू कैन शो कि पहले इंडियन इतने थे और ब्रिटिश ऐसे थे। इससे कैसे कन्वर्ट हो गया? इट कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट हाफ, ऐसे 1 पोर्शन, नहीं सॉरी 1 नॉट हाफ, 1/3 ऐसे, या फिर ऐसे ब्रिटिश बढ़ गए और ये यहाँ पे इंडियन कम हो गए, ऐसे करके दिखा सकते हो। तो मतलब बेसिकली इनका साइज बड़ा हो गया। सो ऐसे तरह की सिमेट्रिक डायग्राम्स इनोवेटिव यू कैन मेक। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड ऑल द एनेक्सेशन पॉलिसी, थोड़ा सा इनोवेशन ट्राई करिए, है ना। ये यही इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ताकि आपके पास पूरा टाइम रहे, पूरा स्कोप रहे, उसको जल्दी जल्दी करके ना बस ऐसे खाना पूर्ति के लिए लिख के नहीं छोड़ना है। उसमें सोचिए कि क्या नया कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्या कर सकते हैं। अगर हम सिंपल पॉइंट्स लिख सकते हैं तो क्या हेडिंग चेंज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में क्या नया कर सकते हैं, कुछ नया चीज लिख सकते हैं, कुछ और वैल्यूडेशन कर सकते हैं। तो वो चीजें आप थोड़ा सा उस पर काम करिए, मतलब 15-20 मिनट तो खाली उसको एडिशनल वैल्यूडेशन लिखने के बाद में 15 मिनट खुद का पढ़ के वापस से उसमें एवेल्युएट करिए। इंटरनेशनल अवेयरनेस, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ये काफी लोग मिस करेंगे। इंटरनेशनल अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पे वो थे ना एक, जिन्होंने आके वो किया था, मतलब कवर किया था, वो प्रिलिम्स में पढ़ते नहीं है, उनका नाम कौन सी, एक न्यूज़पेपर के, टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, कौन सा था, एक वो थे जिन्होंने ये 1857 वाले रिवोल्ट को कवर किया था आके, उनका नाम भी है, जो प्रीलिम्स में जो फैक्ट पढ़ते हैं ना, उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो आप एग्जाम्पल करके, वो रिपोर्टर का नाम लिख सकते हैं, किसी को याद है तो बता सकते हैं। किस रिपोर्टर ने 1857 के रिवोल्ट को कवर किया था? इट वाज सम फॉरेनर, वो प्रीलिम्स का फैक्ट है, वो पीवाईक्यू पूछा गया। प्रिंसली स्टेट्स डियर सोवरेनिटी, क्या नाम था? फ्रेजर करेक्ट, नहीं फ्रेजर ही सही है ना, नाइन्सी ने बोला फ्रेजर, तो फ्रेजर ने कवर किया था, एंड्रयू फ्रेजर शायद। तो फ्रेजर, तो उन्होंने ये पूरा 1857 रिवोल्ट को क्रॉस किया था, और उससे वो इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट हुई थी वहाँ पे। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, इट रिमेन्स ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिटी एंड सी, तो ये जो मैंने बोला ना कि आगे के लिए सोड द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो ये पॉइंट है ना, मतलब ये काफी अच्छा पॉइंट है। तो वही आगे के नेशनलिज्म से, और लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर नेशनल मूवमेंट, तो ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये किसकी कॉपी है? शशांक। पवन सर, एक पॉइंट मैं ऐड करूं? करो। सर, स्टेनले वॉलपोर्ट ने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि भले ये जो क्रांति थी, ये वहां पे क्रांति न थी, बल्कि एक विद्रोह से कहीं अधिक था। ये स्टेनले वॉलपोर्ट का ये कोटेशन है सर। और सर, इसको 1857 के विद्रोह के लिए सर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब ने, मतलब इसको उन्होंने देखा था, मिर्जा गालिब के टाइम का भी है ये। तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, ये सब प्रीलिम्स के जो फैक्ट है ना, इसको वैल्यूडेशन की तरह, कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं कि इट वाज मोर देन नेशनल मूवमेंट, ऐसे करके, है ना। तो प्रीलिम्स के जो नाम है, फैक्ट्स हैं, उन सबको यूज करिए स्मार्टली यहाँ पे, क्योंकि ये जो जेनरिक पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी लोग लिखेंगे, जो कॉमन पॉइंट्स हैं यहाँ पे सभी लोग लिखेंगे। खाली जो अच्छे नाम है, थोड़ा सा नया चीज अगर दिखेगा कॉपी में आंसर में, तो उसका ही नंबर है, नहीं तो कॉमन नंबर में फिर एवरेज ही मिलेंगे। अगर आपने पूरा आंसर लिखा है तो मतलब एवरेज है उसकी नजर में, क्योंकि वही सेम चीज सभी लिख रहे हैं। इनोवेशन इज द गुड हियर, है ना। ओरिजिन ऑफ द रिवोल्ट, ओके, ओरिजिन टर्निंग पॉइंट पूछा है ना, तो ओरिजिन ऑफ द रिवोल्ट, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, ये तो कॉजेज वाला आ गया ना। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, तो ये शॉर्ट में लिखो, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट, ये आपका लाइक दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंस मत लिखो टर्निंग पॉइंट, है ना। जो पूछा गया है उसको वही चीज हेडिंग बनाओ, है ना। ये एडिशनल अपने वर्ड नहीं लिखने। टर्निंग पॉइंट 1857 रिवोल्ट वाज अ टर्निंग पॉइंट, तो ऐसे करके हेडिंग बना दो। उसके बाद में फिर आगे लिखो एबॉलिश्ड, कटिंग अवॉइड करो, स्ट्रेंथन द यूरोपियन शोल्डर्स एंड मिलिट्री। हाँ, यहाँ पे फिर वो जैसे नंबर्स फैक्ट यूज करो, जैसे वो रेशियो है, वो सब यूज करो यहाँ पे, थोड़ा सा वैल्यूडेशन करो, बाकी तो ठीक है, पॉइंट्स वही हैं।
कॉल द टर्निंग पॉइंट एज इट हेल्प इन रेजिंग नेशनलिज्म। ओके, देखो ये भी उसी में ऐड कर दो, ऊपर नेशनलिज्म वाला भी एक पॉइंट है, इनको भी उसी में ऐड कर दो, दो में डिवाइड मत करो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो यहीं से चला आ रहा है ना, ये सारी हेल्प चीजों को हेल्प किया, तो इसको भी यहाँ लिख के एडिशनल पॉइंट लिख दो 7, 8, 9, सिंबल ऑफ करेज। ठीक है, एग्जाम्पल है तो नीचे लिखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखिए, और इन पॉइंट्स की जगह थोड़ा सा हेडिंग सब हेडिंग फॉर्मेट में बनाइए तो और अच्छा लगेगा। इट वॉज नॉट फुल्ली पैन इंडिया बट ओके। यहाँ पे अब सिंस इट इज ए 12 मार्कर ना, यहाँ पे आप छोटा सा लिमिटेशंस वाला भी ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनालाइज है ना, तो एनालाइज है तो आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, इसके एनालाइज है तो ऐसा उसको ना लगे कि अरे निगेटिव साइड तो हमने बात ही नहीं करी, तो वहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना के सीधे यहाँ पे ऐसे हब एंड स्पोक में क्रिटिसिज्म दिखा सकते हैं, बहुत ओवर नहीं दिखाना है, ऐसे डायग्राम बना के दिखा दिया क्रिटिसिज्म, तो वो पार्ट भी आप यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो जो उसकी लिमिटेशंस थी सारी लिमिटेशंस लिख दो यहाँ पे, देन वी कैन कंक्लूड। और देखो यहाँ स्पेस बचा हुआ है ना, इसका क्या करोगे, और ये खाली अच्छा भी लगता, तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना के क्रिटिसिज्म शॉर्ट में दिखा दिया, फिर ये कंक्लूजन नीचे आ गया। दिस इज सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म, वेरी गुड, एंड इंस्पायर द फ्यूचर रिवोल्यूशनरीज। हाँ, तो इस तरह का कंक्लूजन अच्छा होता है ना, जो फ्यूचर आगे फर्दर लुकिंग हो। एंड दीज ब्रिटिशर्स उसका बी कैपिटल होगा, कैन बी डेल्ट विद फोर्स एंड फ्रीडम कुड बी अचीव्ड, कैन बी कुड बी है ना, कुड होगा यहाँ पे कैन की जगह, सही है। अच्छा, कंक्लूजन इज गुड, बाकी थोड़ा सा मेन बॉडी में स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आदित्य, ओके, उमेश ने बोला, विकास ने बोला, फ्रेजर ने रसेल, WH रसेल, राइट, विलियम हॉवर्ड रसेल, हाँ, तो वो रिपोर्टर थे जिन्होंने कवर किया था, और वो किस न्यूज़पेपर के थे, वो न्यूज़पेपर भी काफी फेमस है। ओके, दिस इज आप लोग ढूंढ लीजिए, है ना, द टाइम्स, करेक्ट, टाइम्स, तो टाइम्स के थे ये, और तो ये प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन PYQ, उसको आप यहाँ पे इंटरनेशनल वाला आउटलुक जहां लिख रहे हैं वहां पे यू कैन मेंशन। ठीक है, डेट से स्टार्ट किया है, वेरी गुड, छोटा है, अच्छा है। प्रधानमंत्री इससे पहले के प्रयास और उनकी सीमाएं, ये क्या है, ये आप जैसे हम लोग एस्से में दिखाते हैं ना कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ है, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना, ये छोटा सा तो है, हमको दिख जाएगा वैसे ही, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि आगे वाले क्या क्या हेडिंग आने वाली है। ठीक है, सीधे ये लिखिए डायरेक्टली टू द पॉइंट, पहले के प्रयास और उनकी सीमाएं, पहले के प्रयास नहीं पूछा है ना, ओके, पहले के प्रयास और फिर क्रांति, तो प्रयास के बारे में देखो, प्रयास थोड़ा सा और उनकी लिमिटेशन, बेसिकली ये है कि टर्निंग पॉइंट है ना, ये एक कैसे चीजें बदल दी इसने। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि कैसे वाटरशेड मूवमेंट, इसको वाटरशेड मूवमेंट भी बोलते हैं, तो इसको मतलब एक कैसे पूरा चीज बदल गया, पहले से इसके बीच में काफी परिवर्तन आ गया, तो दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। तो जो बदलाव आया हमको वो दिखाना है। ये जो पहले वाला प्रयास, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, ऐसा डायग्राम बना के शॉर्ट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यू कैन राइट इन शॉर्ट, ये इतना नहीं पूछा गया है। पहले से व्यापक क्षेत्र में, ठीक है, ये डायग्राम, ये अच्छा है मैप, ऐसे ये वाला मैप यूज कर सकते हैं। फिर ये जो है ना, ये फीचर्स लिखे हैं, किसानों की भागीदारी, पहले से व्यापक क्षेत्र, है ना, तो इसको भी थोड़ा सा सही करना है, ये दिखाना है कि कैसे बदलाव आया अलग अलग क्षेत्रों में, तो बदलाव को हमको दिखाना है। जैसे ये है ना क्रांति के प्रभाव, ये मेन क्वेश्चन है, तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। कंपनी पर, भारतीय शासन पर, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। ये मैं कह रहा था कि आप ऐसे इसको स्ट्रक्चर कीजिए कि शासन पे और कंपनी पे क्या फर्क पड़ा, उसके अंदर 2-3 पॉइंट, फिर भारतीय शासन पे फिर 2-3 पॉइंट, फिर समाज पे, फिर इकोनॉमिक सिनेरियो पे, और जो भी एस्पेक्ट हैं सबको एक एक हेडिंग बना के उनके अंदर पॉइंट्स लिख के एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए, तो सही हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा वापस से, जैसे मैंने बताया, एंड प्रेरित करती रही उन्हें। नेताजी ने अपनी एक ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई पे रखा, ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट कंक्लूजन है, अच्छा है। कुछ लोग यहाँ पे नए हैं जिनको आंसर समझने में और लिखने में दिक्कत होती है, तो क्या मैं सुबह में ही स्ट्रक्चर बता दिया करूँ क्या इसका कि कैसे लिखना है, फिर वो इजी हो जाएगा, लेकिन फिर सबके आंसर मुझे इनोवेशन नहीं दिखाई देगा। मैं सुबह में इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर मैं बता दूंगा फिर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो मैं बोलूंगा उतना ही हेडिंग बना के और वही पॉइंट्स लिखाएंगे फिर, तो ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट एस्पेक्ट दिखते हैं, अपना खुद का दिमाग लगता है, तो आप लगाइए। यहाँ पे अगर आपका गलत हो जाता है ना, जैसे कि कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया या गलत किया, तो कोई इश्यू नहीं है, आप अगर पूरा गलत है तो आप जाके वापस से लिखिए, ठीक है, आलस मत करिए। आपका एक बार गलत हो गया तो उसको वापस से जरूर लिखिए, क्योंकि वापस से लिखेंगे ना तो एक तरह से पहली बात तो आपको लगेगा कि हाँ
जब आप लिखेंगे ना तो उसको एकदम अच्छे से समझ जाएंगे लिखने पे। दूसरा ये है कि फ्यूचर के लिए भी ये इसका मतलब इसके 2 पॉइंट है, एक मतलब 2 पर्पस है आंसर राइटिंग के। एक तो ये है कि आप आंसर राइटिंग करके सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के रिवीजन के लिए, ठीक है। फ्यूचर के रिवीजन के लिए आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, तो जब आप फ्यूचर में रिवाइज करेंगे, मान लीजिए एग्जाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, तो इन्हीं आंसर्स को दोबारा आप पढ़ेंगे ना, आपके खुद के लिखे हुए आंसर, तो वो बहुत अच्छा वैल्यूएशन करेगा। वो आपको, आपने खुद से लिखा है तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा देख के कि मैंने इतने सारे आंसर लिखे हुए, 100 आंसर लिखे हुए लगातार, और वो आपके रिवीजन के भी काम आएंगे। तो जब आप लोग यहाँ पे आया करिए ना, तो अपनी कॉपी पेन लेके और आंसर लेके बैठा करिए, और यहाँ पे जो मार्जिन है ना उसमें वैल्यूएशन करते रहा करिए। तो जैसे मैंने किसी की कॉपी में बताया कि ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा है, तो यहाँ फटाफट लिख लो, मतलब आपका हाथ चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप फटाफट ये मार्जिन में वो एडिशनल पॉइंट लिख लो। आपने कुछ पॉइंट नहीं लिखा, यहाँ पे ऐड कर लो प्लस करके, यहाँ पे ये चीज ऐड कर सकते हैं, प्लस ये ऐड कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन के बाद आपका जो कॉपी का पन्ना होना चाहिए ना, एकदम भरा होना चाहिए, उसमें सारे कमेंट्स लिखे होने चाहिए, और खुद से जैसे, और रेड पेन से करिए तो और भी अच्छा रहेगा। लाल कलर का पेन लीजिए और लाल पेन से खुद का, मतलब जो मैं बोलता जा रहा हूं, जो मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो रेड पेन से यहाँ पे आप साइड में लिखते जाओ, साइड से लिखते जाओ। तो डिस्कशन के एंड में जो आपकी कॉपी पे आंसर होगा ना, वो एकदम बिल्कुल भरा भरा सा रहेगा, उसमें काफी सारा रेड चीजें रहेंगी, तो एक तरह से वो बहुत ही इनरिच्ड आंसर आपका हो जाएगा वहां पे। और वो रेड पेन के जो कमेंट्स रहेंगे आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। आप वापस से अपनी गलतियों को देख सकते हैं पुराना, कि इसका तो मैंने स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया था, इसका तो मैंने ये कर दिया था, इसमें ये वाला पॉइंट है, ये चीज मिस कर दी थी। जो चीज आपने मिस करी वहां पे ऐड करेंगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। फिर दोबारा अगर आंसर लिखेंगे तो वह सारी चीजें अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक। तो डिस्कशन का पर्पस यही है कि आपके आंसर पहले खुद से लिखिए, फिर उसमें काफी वैल्यूडेशन करके। तो इतना अच्छा वैल्यूडेशन और इतने सारे कमेंट्स कोई भी पेड, इवन पेड में भी नहीं मिल सकता आपको, अगर आप उसको अच्छे से खुद से अपने हाथों से लिख लेंगे कमेंट यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इतना 1 घंटा एक आंसर के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करता, 2-4 कमेंट 5 कमेंट देके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इतनी 10, 15, 20 कॉपियों से हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप 15, 20 कॉपियों का कंटेंट अपने आंसर में कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से बेस्ट आंसर बन जाएगा आपका। ओके, ये किसकी कॉपी है? काजल की है। औपनिवेशिक शासन की नीतियों और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न असंतोष का परिणाम था, जिसे वी डी सावरकर ने भारतीय से, ठीक है। इंट्रोडक्शन अच्छा है काफी। वी डी सावरकर का नाम इंक्लूड है। प्रथम युद्ध, इतिहास, टर्निंग पॉइंट, रियासतों के प्रति उदार रवैया, वित्तीय क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की शुरुआत, स्थानीय स्तर पर करारोपण की शक्ति प्रदान करके, जिसका करके ना, तो ये फिर वापस से मैंने कल समझाया था ना कि ये उदाहरण है, तो ये काट दो, यहाँ पे सीधे लिख दो एग्जाम्पल, ये बना के ये लिख दो इसका 1919 और 1935 अधिनियम, बस इतना पूरा लिखा जाता है, ये सब नहीं लिखना आपको। करारोपण की शक्ति प्रदान करके शुरुआत है ना, लेकिन करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, ऐसे करके पूरा लिखो, और उसके अंदर फिर एग्जाम्पल 1919 और 1935 अधिनियम, बस इतना लिखे छोड़ दो एग्जाम्पल। तो एक तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, फिर उदाहरण, ठीक है। ये आपने काफी सारे लिखे हैं आज, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि अलग अलग पॉइंट्स में पॉलिटिकल वाले पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो, और थोड़ा सा डिफरेंट इकोनॉमिक, जैसे ये इकोनॉमिक पॉइंट है आर्थिक शोषण, तो वो अलग से लिख दो। इकोनॉमिक सीनेरियो मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव आए, तो वो उनको एक अलग से लिख सकते हैं यहाँ पे। ये पॉलिटिकल वाला है ना, राजनीतिक पॉइंट, तो उसको एक यहाँ पे कर दो। तो ऐसे क्लब करेंगे ना तो और भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज दिखेगा। बाकी पॉइंट्स तो यही है। कृषि वाला है तो फिर वही आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। भारतीयों में परिवर्तन, राजनीतिक जागृति, आत्मबल में वृद्धि। भारतीयों में परिवर्तन की जगह इसमें लिख सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ा, या आजादी की लड़ाई पे क्या फर्क पड़ा, तो उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। इस प्रकार कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऐड कर दीजिए, जो लिमिटेशन लिखी थी मजूमदार वाला यहाँ पे लिख दो क्रिटिसिज्म में। नहीं था बल्कि अंग्रेजों को भारतीय की एकता और जागृति के उदय का परिणाम था, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई राह, अच्छा एक नई राह व स्वरूप प्रदान किया, और मतलब इसको फिर एंड में एक पॉजिटिव मतलब प्रदान किया तथा स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, और या फिर आखिरी में इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो गया। इंडिपेंडेंस भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसे करके स्वतंत्रता से कनेक्ट कर दो, स्वतंत्रता संग्राम से या फिर उससे इंडिपेंडेंस से। ये रेनू की कॉपी है। पहला संगठित राष्ट्रीय प्रतिरोध था, यह केवल सैनिक असंतोष नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक, ठीक है। ओके, जैसे मैंने बताया यहाँ पे
वो डेट और वो जो इन्फेंट्री के नाम वो सब करके आप ऐड कर सकते हैं, फैक्ट वगैरह, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। विद्रोह के प्रमुख कारण, कारण अगेन डायग्राम में डाल दो कारण, क्योंकि ये मेन नहीं है। स्वरूप एवं विस्तार, ये भी थोड़ा एडिशनल है, तो विस्तार को तो आप यहाँ पे मैप में दिखा दो, है ना, मैप में दिखा दो कि कहाँ कहाँ पे था। और ठीक है, सावरकर ने कहा, ये इंट्रोडक्शन में डाल दो, अच्छा रहेगा। विफलता के कारण, ओके ये नहीं चाहिए यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे जो मेन आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और ये कब हुए, जब आपके 1.5 पेज खत्म हो चुके हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करिए, है ना। हम पीछे की बैकग्राउंड एडिशनल इंफॉर्मेशन इतना दे देते हैं कि हमारा मेन जो रहता है वो यहाँ पे, तो एक तरह से इसमें आपको कुछ नंबर नहीं मिलने वाला, आपका खाली इंप्रेशन अच्छा होगा, दैट्स ऑल। और अगर आप इतना ज़्यादा लिखेंगे तो वो निगेटिव में हो जाएगा, तो ये सब मत लिखिए। पहले छोटा सा क्रिस्प में जितना कम से कम आप बैकग्राउंड देके सीधे यहाँ पे हिट करिए, हिट द बुल्स आई, है ना, जो मेन टर्निंग पॉइंट के रूप में प्रभाव, इसको लिख के इसको बहुत अच्छे से अलग अलग तरह से तोड़ के। अब देखो आपने इतना 1.5 पेज वहां लिख दिया, इसलिए आपका सब टाइम ही नहीं बचा, ना टाइम बचा ना स्पेस बचा, तो ये होता है स्पेस का मिस यूटिलाइजेशन। तो आप इसको अच्छे से करिए यहाँ पे, इसको ऐसे, ये प्रशासनिक नीतिगत, हाँ ये हेडिंग बहुत अच्छी है, इसी के अंदर 2-3 पॉइंट बनाओ, एग्जाम्पल लिखो और अच्छे से डिटेल में कवर करो, है ना। आर्थिक वाला लिखो और बाकी कई सारे एस्पेक्ट ऐड करो। तो इसमें मेन क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा कम रह गया, बाकी एडिशनल चीजें ज्यादा हो गई, तो उस चीज पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चेतना और दिशा दोनों को बदल दिया, यद्यपि तत्कालिक रूप से असफल रहा, पर मानसिक रूप से इसने अब देखो तत्कालिक और मानसिक का कनेक्शन नहीं बनता है, वैसे बनता है ना, शारीरिक और मानसिक। तात्कालिक के उल्टा क्या होता है, तात्कालिक का दूर मतलब लॉन्ग वे में, है ना, दीर्घकालिक, तो तत्कालिक का उल्टा दीर्घकालिक, दूरगामी, हाँ, तो वो यहाँ पे वो लिखो, तत्कालिक रूप से असफल रहा लेकिन इसके काफी दूरगामी परिणाम रहे और उसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। ठीक है, गुड। हैंड राइटिंग तो ये काफी सुंदर है, पेन काफी डार्क है ना, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, पढ़ने में, और लिखा भी सुंदर है। लेकिन इतना ये ब्लैक पेन आप लोग मत यूज करिए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय रहेगा नहीं आपके पास। किसी ने एक्चुअल मेंस में 2 पेन यूज करे हैं ऐसे हेडिंग वेडिंग बनाने में, और फिर भी पेपर कंप्लीट किए हैं यहाँ पे, जिसने पहले मेंस लिखा हो, है ना। काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि समय कम है, लिखना बहुत है, तो अभी से ही प्रैक्टिस डालिए कि एक ही पेन से कैसे मैनेज करें। सर ऐसे नहीं करा था। हाँ, एस्से में तो टाइम मिल जाता है, एस्से के अलावा समय नहीं मिलता। आप एस्से में आराम से 2 पेन यूज जीएस में वही पेन पकड़ने में तो दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल वही चीज है, एक ही पेन नहीं पकड़ा जाता सही से, क्योंकि इतना समय का प्रेशर रहता है ना यहाँ पे हमको। तो अभी उसी चीज का प्रैक्टिस करिए, एक सिंगल पेन से कैसे उसको प्रॉपर बनाएंगे। तो आप सिंगल पेन से लिखिए और उसको बॉक्स बना दीजिए यहाँ पे, ऐसे दिख जाएगा। ब्लैक पेन का मतलब क्या होता है कि हमको दिखाना है, तो वो दिखाने के तरीके अलग है, बॉक्स बना के अंडरलाइन करके भी दिख जाएगा। निर्णायक मोड था, भले यह विद्रोह सफल ना हो सका, इसके परिणाम और प्रभाव दूरगामी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभाव, ये जो टर्निंग पॉइंट वाला है ना, इसको हेडिंग बनाना है यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट को हेडिंग बना दो यहाँ पे, उसके बाद में फिर आगे लिखना शुरू करो। प्रशासनिक परिवर्तन, ठीक है, पुनर्गठन, ये देखो यही चीज मैं बोल रहा था कि ऐसे हेडिंग बना के अंदर 2-3 पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, तो ये काफी अच्छा लिखा हुआ है। नीतियों में बदलाव, ऐसे हेडिंग आई तो उसमें 2-3 नीतियां एक जगह पे लिख दी, तो ऐसे नीतियों के अंदर क्लब हो गए 2-3 पॉइंट, सैन्य वाले में 2-3 पॉइंट क्लब हो गए, प्रशासनिक में 2-3 पॉइंट कलेक्ट हो गए, प्रशासनिक और संवैधानिक, ठीक है। आर्थिक वाला भी लिख सकते हैं, राष्ट्रवाद का उदय, ये काफी अच्छा पॉइंट है। यहीं से ये लोगों ने मिस किया है, नेशनलिज्म वाला, तो राष्ट्रवाद का उदय ये काफी अच्छा है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये है ना। और 2 ही मतलब ये 3 मतलब यहाँ पे मार्क्स भी लिखे, बाद में देखा ना, हाँ इसमें 2-3 पॉइंट ऐड करने हैं। हाँ, इसमें पॉइंट सेट करो, अच्छा है उसके हिसाब से लिखो, बाकी तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। शुरुआत, इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा करो। विद्रोह संगठित रूप, ठीक है, अतः कहा जा सकता है इस विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता को देखो के मूल को, है ना। आप देखो ये एक और चीज सिखाते हैं आपको, कटिंग करना। आप इतना ऐसे गोचा गोची काहे कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे देखो, ये अगर आपका कोई गलत हो गया है ना, जैसे ये गलत हो गया, तो सीधे ऐसे करके स्ट्राइक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे तो पढ़ने वाले को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ गलत है,
लेकिन अगर ऐसे 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 कर देंगे ना तो वो ऐसे दूर से ही वो चमक जाएगा कि देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। समझ रहे? एक सिंगल लाइन से स्ट्राइक करो, और सिंगल लाइन से स्ट्राइक करो, आगे बढ़ जाओ, तो वो जब कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये गलत है ये सही है। ठीक है, तो वो आपकी कॉपी गंदी नहीं होगी। और ओवर राइटिंग मत करो, जैसे यहाँ पे ओवर राइटिंग है तो थोड़ा सा इसको भी अवॉइड करो। ये जैसे यहाँ पे तो ये क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने में दिक्कत है। सत्ता के मूल को हिला दिया, गलत होना नॉर्मल है, सबका गलत हो जाता है। अब जैसे ये गलत हुआ तो एक ऐसे सिंगल लाइन से स्ट्राइक करो, फिर यहाँ प्रॉपर के लिख दो, सत्ता के, फिर आगे करके हिला दिया, नहीं हिला दिया है ना। भारतीय इतिहास को ऐसे मोड़ पे ला दिया जहाँ कंपनी राजकांत हुआ और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, काफी अच्छा है, काफी सुंदर है। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है। ये वाला पहला पेज ना बहुत सुंदर लग रहा है, तो अच्छा है, इस चीज का भी फर्क पड़ता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ए टर्निंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखो एक नया शब्द मिला आपको, एसन सेन, है ना। चलो बच्चों फटाफट नोट करो एसन सेन का नाम, फटाफट फटाफट जल्दी लिख लो। किसकी कॉपी है? दीक्षा। दीक्षा भी सोचेगी, हाँ दीक्षा की भी सोचेगी मैं इतनी मेहनत से ढूंढ के लाई नाम और अब कॉपी हो गया। नहीं सर, मैं भी बाकियों का कॉपी कर रही हूँ तो इट्स इवन सर। गुड गुड। टर्म्ड एज एसन सेन एज द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, काफी अच्छा है ये, रिमार्केबल इवेंट आफ्टर द ब्रिटिश रूल। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट है, मजूमदार और सावरकर से हटके है, तो इस चीज के भी एडवांटेज मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा है जो सबने लिखा है, जैसे आपको ये पता है एसन सेन और पता है कि सावरकर, तो सावरकर ज्यादा सूट कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल फिट हो रहा है। लेकिन सावरकर ऐसा है जो सभी लिखेंगे, गीता भागवत गीता हो गया, गांधी जी हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, विवेकानंद हो गए, इनके उदाहरण सब कोई लिखता है। तो अगर आपको थोड़ा नया बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी नहीं है फिर भी उसका लिखिए आप, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, इनका लोग कम लिखते हैं तो उनका आप लिखिए। डिफरेंट जो बहुत लो प्रोफाइल लोग होते हैं उनका लिखे तो डिफरेंट लिखिए, तो वो अच्छा इंपैक्ट करता है। अगर एसन सेन है ना तो ये काफी पॉजिटिव वाइब दे रहा है यहाँ पे। सावरकर तो सबके आंसर में है, तो थोड़ा यूनिक आ गया, समझ रहे हैं? बात वही है, सेम चीज लिखी है लेकिन थोड़ा सा ये इनोवेटिव चीज। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है जो बहुत जेनरिक है लेकिन बहुत सूट हो रहा है, उसके बजाय उसको चूज करिए तो थोड़ा डिफरेंट हो। फर्स्ट लार्ज स्केल चैलेंज टू, ओके, ब्रिटिश ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय वो टर्निंग पॉइंट वाला डालो, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा इधर डालो। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, आइडियोलॉजिकल एंड नेशनल इम्पैक्ट। आइडियोलॉजिकल ये अच्छा कीवर्ड है जो लोगों ने मिस किया। नेशनलिज्म और आइडियोलॉजिकल वाली चीजें भी लिखनी है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ऐड करो, एग्जाम्पल। लेकिन काफी अच्छा है, दूर दूर आपने लिखा है, काफी कम शब्दों में ही पन्ना भरा है, तो दिस इज राइट वे ऑफ राइटिंग। तो आप लोग भी ऐसे ही दूर दूर लिखिए, कम शब्दों में पन्ना भरिए, और ऐसे करके तभी आप 3 पेज भर पाएंगे, नहीं तो 3 पेज नहीं भरेगा फिर। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें कम रह गई, और चीजें ऐड करो तो ये पूरा पन्ना भर जाएगा। मैप ऐड कर दो, ऊपर मैप ऐड कर दो, और क्रिटिसिज्म ऐड कर दो, चैलेंजेस ऐड कर दो। यहाँ पे थोड़ा और, यहाँ पे और डायमेंशन ऐड करो, आर्थिक वाला, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऐड करो, और तो वो सब चीजें ऐड होके फिर बढ़ जाएगा। रिवोल्ट ऑफ चेंज इंडियाज हिस्टोरिकल कॉज फ्रॉम फ्रेगमेंटेड रीजनल रेस्ट्रेंट टू ग्रोइंग विजन ऑफ नेशनहुड, इट lit द फायर ऑफ। ठीक है, काफी बड़ा है, वैसे इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखते हैं। इफ यू डोंट हैव कंटेंट और अगर आपका काफी स्पेस बच रहा है, टाइम है, तो लिखिए, नहीं तो शॉर्ट में 2-3-4 लाइन भी काफी होती हैं। कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, 2 लाइन इज काफी, 2-3 लाइन श्योर। ठीक है, बाकी मतलब जो लिखा है वो काफी अच्छा है। कुल मिला के दीक्षा के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छे होते हैं काफी। थोड़ा मेन बॉडी पे, मेन बॉडी भी सही है, वो पॉइंट्स बस थोड़ा सा और ऐड करना है। ओके सर। प्लासी के युद्ध के पश्चात अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध, ये तो 100 साल पहले वाला आपने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, पूरा उसके बाद का अपनाई गई नीतियां, ओके ठीक है, लिख सकते हैं, थोड़ा अलग है, अच्छा है। जो 1857 रिवोल्ट के बाद से जो चीजें आई उनका ही ओवरऑल में ये हुआ। प्रीतम, ये क्या लिखा हुआ? प्रीतम बा है, बड़ा अच्छा बड़ा, तो ये पता जल्दी जल्दी में। हाँ ठीक है। व्यापक विद्रोह हुआ जिसके पश्चात, ओके, भारतीय जनमानस में परिवर्तन हुआ। हाँ, ये हेडिंग अच्छी है आपकी, ये मेन हेडिंग है तो इसको आप यहाँ बॉक्स बना दो, है ना, मेन हेडिंग को बॉक्स, बाकी हेडिंग को अंडरलाइन।
ठीक है, नीतियों के संदर्भ में अच्छा है। भारतीय सेना संख्यानुपात, अब इतना भी मत लिखो, भारतीय सैनिकों में 1/, अब इसको 1:5 वाला जैसे ऐसे लिखते हैं ना वैसे लिख दो, काफी है। ठीक है, वैसे ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया पॉइंट। फूट डालो, राज करो, बूम लगान व्यवस्था, भारतीयों के संदर्भ में, ठीक है, नेशनलिज्म वगैरह, संगठन की प्रेरणा, ठीक है। ये 2 डायमेंशन आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेन। इसके साथ में और चीजें ऐड करिए ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऐड करिए। ये आपने खाली ब्रिटिश नीतियां ऐड करी हैं और फिर नेशनलिज्म ऐड किया है, इसके अलावा और भी चीजें हैं उनको ऐड करिए जो हमने पीछे के आंसर्स में देखे हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा, चैलेंज, लिमिटेशंस, ये विद्रोह की भारत दासियों अंग्रेजी को स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र के राष्ट्रीय संघर्ष के मार्ग में सहायता प्राप्त की। ठीक है, अच्छा, कंक्लूजन इज गुड। ये किसकी कॉपी है? मोनिका, टर्म्ड एज द फर्स्ट, ओके, टर्म्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सावरकर। गुड। आप लोगों ने जो एडिशनल पॉइंट लिखे हैं ना मार्जिन्स में, तो कोई भी एक पर्सन जिसने काफी अच्छे से नोट डाउन किया उसका फोटो भेज देना, कि जो हमने डिस्कशन में आप लोगों ने काफी एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं ना यहाँ पे साइड में मार्जिन्स में, जो मैं बताते जा रहा हूँ बीच बीच में, उनको आप लिखिए और एक कोई भी मतलब ट्राई करिए भेजने का, तो इससे बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा कैसे हमको करना है ये चीज। तो आप लोग एक पेज का फोटो खींच के भेज दीजिए आप लोग कि आपने क्या नोट डाउन किया है, तो आपको भी सीखने को मिलेगा और आपकी मतलब ये चीज दूसरों को भी सीखने को मिलेगा कैसे डिस्कशन का मेन यूटिलाइज करें। ठीक है, तो इसके कमेंट में आप भेज देना कोई भी एक पेज अगर आपने नोट डाउन किया है तो। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, कॉजेज तो बता दिए, बट इतना ये क्या बोलते हैं कि 3 पेजेस का आंसर है, इतना खींचाखाची नहीं करनी है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको इतना खींचाखाची नहीं करनी है, छोटा, इतना शब्द नहीं लिखने हैं आपको, आप थोड़ा सा खाली हेडिंग डाल के भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कितना भी नहीं डालना है, शॉर्ट में थोड़े थोड़े करके दिखा दो 1-2 पॉइंट मेन में, क्योंकि ये मेन है नहीं, आपको पूछा नहीं है। ठीक, प्रेजेंटेशन खराब कर दिया पूरा इसने। ओके, ये पूरा एडिशनल चीज है, ये बहुत ज्यादा है, 100 वर्ड्स तो इसी में होंगे केवल, ये थोड़ा सा नहीं चाहिए इतना। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली स्मॉल शॉर्ट फॉर्म सिंप्लीफाइड, 4-5 मेन लिस्ट डाउन कर दो, इनफ है। टर्निंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, कंपनीज रूल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल, पार्लियामेंट, अराउंड द नेशनल सेंटिमेंट्स। ओके, प्लेसेस अफेक्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यूपी क्यों? यूपी का पेपर थोड़ा नहीं है ये तो पेपर 1 है ना, GS1, तो यूपी से बाहर नहीं था क्या ये रिवोल्ट? तो आपको यहाँ पे इंडिया का मैप बनाना, अगर ये पेपर 5 में आता है ना, तो पेपर 5 में आता तो आप उसमें यूपी का मैप बनाते हैं, बट सिंस इट इज GS1 आपको इंडिया का मैप बनाना है और उसमें इंडिया लेवल पे लिखना है। ठीक, तो ये अंतर आप समझिए, अगर यूपी का पेपर है तो यूपी का मैप बना के, पेपर 5 है तो, और इससे GS1 तो आप यहाँ पे इंडिया लेवल पे लेके आएंगे। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस, लिमिटेशंस। ठीक है, अब जब आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट लिखने ना ऐसे, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कि खाली ऐसा लग रहा है कि हेडिंग छोड़ के आपने अंदर का पॉइंट नहीं लिखा है, सब लग रहा है कि हेडिंग है, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब है। इसको आप यहाँ पे सेंटर में हब एंड स्पोक बना सकते हैं, ऐसे बना के, तो ये पॉइंट छोटे हैं और आपको खाली इतना ही लिखना है, तो यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते थे जो आपने यहाँ पे बनाया, ये वाला वहां पे बनाते और खाली उतना उतना लिख देते हैं, तो वहां पे चल जाता है। जब आपके पास इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाते तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है और ऐसा भी नहीं लगता कि आपने मतलब थोड़ा सा लिखा है। So the 1857 revolt ended the regime of Mughal Empire. Okay, it aroused the feeling of nationalism among the people, which led to the crown to be more cautious in her approach, thereby respecting India's cultures and sentiments. ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये टोन दिखा रहा है कि क्राउन डर गया और थोड़ा कॉशियस हो गया और वो रिस्पेक्ट करने लगा, रिस्पेक्टिंग द कल्चर एंड सेंटिमेंट्स। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा न्यू वो वैसे तो शॉर्ट टर्म के लिए यही था, बट एंड में उन्होंने फिर दूसरी चीज निकाल ली कि फूट डालो वाली नीति है ना, उसको कैसे तोड़ना मरोड़ना है, सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज करके अगेंस्ट में फूट डलवा दी ना कल्चर्स में, तो थोड़ा सा ये मतलब मोर अवेयर इन हर मतलब जो भी अप्रोच कॉशियस हो गए। बट ठीक है, इसकी जगह आपको नेशनलिज्म वाला डाल दो तो अच्छा है, कैसे इसने इंडिया में नेशनलिज्म बिल्ड किया और कैसे नेशनल मूवमेंट को बेटर किया। ओके, वेलकम। RC मजूमदार। ओके, मजूमदार तो ये तो सब क्रिटिसिज्म है ना, इन्हें तो बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि एक तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो ओके,
इट वॉज नॉट ए बट ए वाटरशेड इवेंट इन द, ये थोड़ा सा निगेटिव टोन में आता है, क्रिटिसिज्म में आता है, तो आप इसको क्रिटिसिज्म के लिए बचा के रखिए। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव वाली चीज बताऊं, है ना, कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज थी, बिल्कुल फर्स्ट वो था, वाटरशेड था बिल्कुल। तो कॉजेस, हाँ ठीक है, ये भी इतना भी ज्यादा है जो आपने यहाँ लिखा है, इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट चल जाएगा, कोई इशू नहीं। मोनिका देख रहे हो, ऐसे कॉज इतना भी लिखोगे तो चलेगा, आपने बहुत डिटेल लिख दिया, ऐसे पॉलिटिकल के ये छोटे छोटे वर्ड्स भी लिख सकते हैं। वैसे ये भी ज्यादा है, बट इससे भी शॉर्ट इजी लिखना है। टर्निंग पॉइंट बिकॉज एंड ऑफ द कंपनी रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, रीऑर्गेनाइजेशंस, दो एग्जांपल नहीं लिखने हैं ऐसे ना, और अगर एक बार एग्जांपल लिखा तो अगर दो है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ऐसे लिख दो, या फिर कुछ ऐसे, ये 2 बार एग्जांपल मत लिखो। पॉलिसी चेंज, ठीक है, राइज, चैलेंजेस, अगेन चैलेंजेस इतना ज्यादा नहीं लिखना है। टर्निंग पॉइंट, चैलेंजेस इतना ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा शॉर्ट लिख सकते हैं, बट ठीक है, चल जाएगा। Decides failure, the revolt of 1800 marked the end of company rule and beginning the Indian nationalism. Simple and good, काफी कम शब्द हैं और काफी दूर दूर लिखा है, ये अच्छा है, मतलब अगर आप इतना लिखेंगे तो पेपर कंप्लीट कर पाएंगे और पेजेस भी भर पाएंगे। तो दिस वे ऑफ राइटिंग इज गुड, और काफी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, इतना दूर दूर और इतना ऐसे लिखेंगे ना तब जाके वो 70-80 पेजेस में पेज भरेगा, नहीं तो अगर पास में लिखेंगे तो 120-130 पेज वर्ड्स चले जाएंगे, तो एंड में आपका आंसर काफी ज्यादा बल्कि हो जाएगा। एंड दिस इज गुड वे। तो आप लोग ऐसे ही थोड़ा इसका फोटो लेके रख लो और कोशिश करो कि इतना ही शब्द लिखने हैं, ऐसे थोड़ा दूर दूर, साफ सुथरा, पढ़ने में आसानी हो। ये भी वैसे आनंद की कॉपी भी वैसे रहती है, दूर दूर बढ़िया, साफ सुथरी, अच्छी, और जितना ये आनंद की कॉपी में उतना ही दिस इज द राइट वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ 24 अप्रैल 10 मई को हुआ था ना। हाँ सर, वो मेनली वहां से हुआ, लेकिन इस बार कहीं चलो तो मैं थोड़ा सा जल्दी में ही गया था, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ठीक है। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, हाँ जैसे मैं कॉजेज बोल रहा था कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो ना, तो इतना भी काफी है। तो यहाँ पे कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं है, जस्ट पॉइंट्स है, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दिस मच इज गुड। बट फिर भी इतना दूर दूर है ना, तो पहले पेज में मतलब हेडिंग आई नहीं, तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपका मेन क्वेश्चन हिट हो जाना चाहिए, तो सिंस इन्होंने इतना ज्यादा लिखा है कि यहाँ पे आया ही नहीं। सिग्निफिकेंस नहीं, वाटरशेड, सॉरी क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट लिखे यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट हेडिंग होगी, और वो यहीं पे आना चाहिए पहले पेज पे, एटलीस्ट हाफ के बाद में यहाँ पे आ जाना चाहिए टर्निंग पॉइंट। ठीक, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हाफ पेज में, बाकी हाफ पेज में मेन, पहले पेज में ही आपका मेन जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? ऐसे लग रहा है कि पहला पेज एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिग्निफिकेंस हो गया, ग्राउंड रूल, ओके, राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है, बाकी तो अच्छे पॉइंट्स हैं। और ये देखो, ये क्या है ना कि दिस इज 12 मार्क कर रहा है ना, 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे खाली हेडिंग एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। जैसे आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन ट्रूप्स इंक्रीज्ड, इतना लिख के छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, उनका रेशियो क्या था वो लिखिए, कहाँ पे था वो लिखिए, है ना, समझ रहे हैं। क्योंकि 12 नंबर है, मतलब ज्यादा शब्द इसीलिए दिए जाते हैं कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अपनी बातों को सही से रख पाए, इसलिए नहीं आते कि आप आगे पीछे वाला काफी सारा ऐड कर दो और मेन जो पूछा गया उसको एकदम बिल्कुल छोटा लिख दो। ठीक, अब जैसे यहाँ पे तो कुछ पॉइंट ही नहीं, खाली हेडिंग लिखा हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। हेडिंग और एग्जाम्पल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वो खाली 10 मार्कर में 8 मार्कर में चल जाता है, और वो भी जब उसमें कई सारे पॉइंट्स हो। अगर आपके पास स्कोप है थोड़ा क्योंकि यहाँ एनालिसिस कुछ नहीं है, खाली हेडिंग एग्जाम्पल है, तो कोई एनालिसिस नहीं है, आप उसको समझा के लिखिए प्रॉपर। ठीक है, खासकर 12 नंबर वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल अच्छे से लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। लिमिटेशंस ऑफ दिस वन, अब लिमिटेशन नहीं पूछा है ना, आप इसको इतना ज्यादा क्यों लिख रहे हैं, हटा दो इसको। यहाँ लिमिटेशन छोटा सा ऐसा वही सेम डायग्राम बना देते हैं, चल जाता। इस वाले मतलब जो मेन पूछा गया उसको बहुत अच्छे से लिखो। ठीक है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ऐसे समझा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट मतलब ये मैं समझा था ये था कि इसके जो भी पॉजिटिव आउटकम्स क्या हुए इसके बाद के, और ये आगे मतलब फेल क्यों हो गया, ये चीज भी। तो टर्निंग पॉइंट में सर सारे पॉइंट्स इंक्लूड है ना, अगर 12 मार्क्स में पूछा, वरना तो अगर केवल टर्निंग पॉइंट में अगर हम ये टर्निंग पॉइंट मतलब होता है कि जो मैं समझा कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ,
और इम्पैक्ट क्या हुआ उसके पीछे, उसके फेलियर के कॉजेस, क्योंकि फेलियर भी एक तरीके से रिजल्ट आउटकम होता है, तो मैंने इसलिए लिख दिया था। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि कैसे उसने बदलाव लाया, राइट। टर्निंग पॉइंट है कि कैसे हिस्ट्री को बदल दिया। तो हिस्ट्री को बदल दिया मतलब उसका इम्पैक्ट क्या था, क्या उसका मतलब असर क्या था। जो कमियां थी वो तो टर्निंग पॉइंट में बनी ही नहीं ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे 10 न्यूटन, मतलब किसी की कैपेसिटी 20 न्यूटन मीटर है, लेकिन उसने 15 न्यूटन मीटर ही यूज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो असली टर्निंग पॉइंट है वो 15 है। 5 वाला जो है वो कमियां हैं, और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट मेन है वो ये है कि बदलाव क्या क्या है। समझ रहे हैं, क्या नहीं हुआ वो लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या नहीं हुआ उसको बराबर वेटेज नहीं देना है, जो हुआ है वही तो टर्निंग पॉइंट है। सर लिमिटेशंस की वजह से उसकी ग्रेविटी कितनी रही उस चीज की वो बताता है ना, तो वो बात सही है कि इतना कम लिखना चाहिए ये चीज थोड़ा सा, क्योंकि मतलब वो हम उसका एम्पलीट्यूड बताता है कि कितना ज्यादा वो फैला, उससे क्या टर्निंग पॉइंट आया। तो लिमिटेशंस तो कमी होंगी ना कंपैरेटिवली, वरना फिर कैसे करेंगे। वही यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट, है ना। क्रिटिकली एनालाइज अगर पूछा जाता है या कुछ और पूछा जाता तो वहां पे आप लिमिटेशन को थोड़ा और बढ़ा सकते थे। तो इसको छोटा करके इसको बढ़ा दो, लिखो, इग्नोर मत करो, वो थोड़ा सा छोटा। देखो सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही होता है, इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव, निगेटिव, चैलेंजेस, वही पॉजिटिव निगेटिव, फिर वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। ठीक, सबका यही होता है, चाहे वो कीवर्ड जो भी एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस जो भी हो। लेकिन कहाँ पे लिमिटेशन कितना यूज करना है, उनका रेशियो जो होता है वो बदलता रहता है। तो अगर वो रेशियो कैसा रहेगा वो टोन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्रिटिकल एनालाइज है तो आपको इक्वल वेटेज में निगेटिव्स लिखना है। अगर केवल एनालाइज है तो लिमिटेशंस को, जो भी मेन क्वेश्चन है उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। समझ रहे हैं। क्रिटिकली एनालाइज है तो 1.5 पेज में लिमिटेशन आपकी पूरी 1 पेज या 1.5 पेज में जाएगी, फिर क्योंकि वहां पे क्रिटिकली एनालाइज पूछा गया आपसे, क्रिटिसाइज करने को बोला गया आपको, तो उस चीज में स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं वो लग रहा है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कॉल्स पहले लिखने का बस यही रीजन था, क्योंकि अगर क्रिटिकली एनालाइज आता है तो उसके पीछे का और उसके आगे दोनों बताना पड़ेगा ना, फिर तो वही दिमाग चल रहा था, लिख दिया उसकी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, अभी नेट प्रैक्टिस चल रही है अभी तो ओके। हो गई सबकी कॉपीज? सर मेरी रह गई बर्लिन। ओके सर मेरी भी रहती है टेव। मेरी भी रह गई सर ए। सर पीके। सर मेरी भी रह गई है। सर मेरी भी रह गई। ओके एक्सेलेंट। 10:30 हो गया और काफी सारी कॉपियां बाकी हैं। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लिखा सर, फर्स्ट टाइम आज मैंने आंसर राइट। तो आपकी तो पहले ही चेक करेंगे। कहाँ पे है आपकी कॉपी? सर मैं भी फर्स्ट टाइम लिखा हूँ। रंजीत पटेल, आपने तो स्कैनर नहीं भेजा ना, उसमें नहीं भेजा, क्या बोलते हैं मेरा आपका तो ना। सही वाला क्वेश्चन तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही लिखा है वैसे। कोई नहीं, आज से मॉडर्न हिस्ट्री सब लोग फर्स्ट टाइम ही लिख रहे हैं काफी दिनों बाद। सर इस पेन नहीं सर, नया पेन यूज किया है, वो भी फर्स्ट टाइम यूज किया है इसको। अरे बाप रे, तो वो भी सही है। सर मेरी कॉपी दे दीजिए, मेरा गला मतलब बिल्कुल अब आप ही स्टेज पे है, मैं फिर दवाई लेके फिर सोना ही है सही। हाँ जी सर, बस 2 मिनट स्कैन कर दीजिए। मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपका है? 1 सेकंड सर मेरी मिल गई कॉपी। हाँ देवी आप लोग ना मेरे को डीएम कर दो तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं कर दी मैंने। अच्छा प्रवीण ने किया हुआ है, हाँ ठीक है, बर्लिन ने भी किया हुआ है। देवी आपने किया? आप कहाँ पे भेजा आपने? एक सेकंड सर तो लिंक आपने शेयर किया था ना मुझे, मैंने फिर वहीं पे भेज दिया था। किस नाम? देवी नाम से ही है, कुछ और नाम है? देवी नाम से होगा सर। एक सेकंड, चलो मैं पहले कॉपी खोल लेता हूँ। काविर है क्या? बर्लिन है ये। हाँ ये बर्लिन की है। काविर है क्या यहाँ पे? ये पूछ रहा हूँ। ओके काविर है ना? काविर सर ये मेरी है सर, ए नाम से सर ये मेरी है। ठीक है ओके एक सेकंड, मैं सारी ओपन कर लेता हूँ फाइल्स यहाँ पे, फिर एक बार फटाफट देख जाएंगे। ओके ठीक है, ओपन कर दिए हैं। ऋषभ है क्या? ऋषभ ने भी कॉपी भेजी है। हाँ सर प्रेजेंट है। ओके हाँ ऋषभ है तो यहाँ पे। अंशिका कहाँ पे है? वॉली, हाँ वॉली आप भेज दो। अंशिका की कहाँ पे है? और डिस्कशन में देवी की कॉपी ढूंढ रहा हूँ। देवी की कॉपी नहीं मिल रही। देवी आप मेरे को भेज दीजिए ना, मैं
यहाँ पे चैट में टेलीग्राम आईडी लिख देता हूँ, आप उस पर भेज दो। सर हो सकता है क्रिएटिव सोल के नाम से पढ़ा हो, क्योंकि मैंने चैनल उसी नाम से बनाया है। क्रिएटिव सोल, मेरा काम बढ़ा रहे हैं आप ये सब करके। हाँ मिल गया क्रिएटिव सोल का। तो क्रिएटिव सोल मैसेज देखिए आपके, कॉपी नहीं दिखी, आपने भेज दिया मुझे। मैं भेजती हूँ सर, आप तब तक किसी और की कॉपी चेक ठीक है, करिए। आप मेरे को डीएम करो, तब तक इन लोगों की चेक करते हैं। सर पीके। एक सेकंड। हिमानी। और किसकी? हिमानी सर। मानी। सर रंजीत मान। हाँ रंजीत की तो बता देते हैं, रंजीत का वो है ना इमेजेस, रुको पहले इतनी कॉपी निपटा देते हैं। हिमानी की एक खुल गई शायद, किसकी है? यश, ठीक है, गुड इंट्रोडक्शन। ये मैप काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड। बैकग्राउंड ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज, ठीक है। नेचर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा लिखे है ना, छोटा लिखिए। और नेचर ऑफ रिवोल्ट पूछा नहीं है, ये नॉट रिक्वायर्ड। बैकग्राउंड इज इनफ, नहीं ये चीज़ ना लिखिए क्योंकि पूरा एक पेज चला गया इसमें ना। रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ बीइंग टर्निंग पॉइंट, ओके। ये रीजन, ये वर्ड मत यूज करिए, रिवोल्ट एज टर्निंग पॉइंट, इतना काफ़ी है। दिस इज इनफ, रिवोल्ट एज टर्निंग पॉइंट, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशंस, वेरी गुड। बिफोर आफ्टर ये क्या है? नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, की पोजीशंस में इंडियन सोल्जर्स कम हो गए और वो बढ़ गए। अब एग्जैक्ट डेटा नहीं था तो सर ये वाला ही बने वो ऐसे, ठीक है। उसके लिए ऐसे लाइन ग्राफ बनाते हैं ना, लाइन ग्राफ। तो इसको ऐसे बनाओ, एक इसको ऐसे बना दो, एक को सॉलिड लाइन बना दो और एक को बना दो जैसे कि डैश डैश करके, ऐसे ना, ऐसे मतलब ये वाले बढ़ गए और ये वाले रिड्यूस हो गए, ये तो दिखाना चाह रहे हो ना। हाँ सर। तो ऐसे बनाओ, ये वाला पोर्शन बनाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख भी दो, यहीं पे लिखो कि ये वाले क्या है, ये वाले क्या है ना। जैसे जो चीज यहाँ लिखे हो ना, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप लाइन ग्राफ देखो कैसे बनते हैं। ये बना दिया लाइन, और यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया कि दिस इज इंडियन सोल्जर्स और दिस इज यूरोपियन सोल्जर्स, ऐसे करके। ओके सर। तो वो लाइन ग्राफ बन जाएगा। बट काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है, वेरी गुड। तो ऐसा जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ पे वेन डायग्राम या लाइन ग्राफ बनाओ, तो दिस इज वेरी गुड, इनोवेटिव है, अच्छा है। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, चेंज इन सोशल लिबरल पॉलिसीज, वेरी गुड। तो ऐसे मैं बोल रहा था कि सोशल एस्पेक्ट भी लिखो, बाकी इकोनॉमिक भी लिखो, तो दिस इज वेरी होलसम, है ना। ऐसे लग रहा है कि डिफरेंट नेशनलिज्म काफी सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है। वाला ग्राफ सही है जो जील फॉर रिफॉर्म वाला बनाया। हाँ, लिबरलाइजेशन, सर लिबरलिज्म एक तरफ था, फिर कंजर्वेटिज्म आ गया, मतलब बाद में 1857 के बाद। सोशल रिफॉर्म्स में पहले लिबरल पॉलिसी अपना रहे थे, फिर कंजर्वेटिव हो गए। कौन, ब्रिटिश लोग ना? हाँ ब्रिटिश सर, उसकी तो पॉलिसी वो चीज लिखना है। लिबरल पॉलिसीज तो पहले भी नहीं थी ना सर, कंपैरेटिवली मतलब उसको सोशल रिफॉर्म को लेके ज्यादा ज़ील थी, मैंने ज़ील फॉर्म में लिखा है ना इसलिए। तो ये ठीक है, ये इसकी बजाय सीधे इसको हटा भी दोगे तब भी चल जाएगा। झील है तो पहले झील ज्यादा थी, बाद में डाउन हो गई, दैट्स ऑल। उत्साह ज्यादा था, कम हो गया। और झील फॉर रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं कि इंडियन का रिफॉर्म्स, इंडियन का झील है ना, किसका झील की बात करो? ब्रिटिश, है ना, यूरोपियंस का लिख दो। और ओके, झील फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है, अच्छा, इनोवेटिव है, बढ़िया, चल जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटरफेरेंस इनटू द रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो पहले ज्यादा इंटरफेरेंस करते थे, बाद में फिर वो रिड्यूस कर दिया, सेफर साइड। ओके, लिमिटेशन देखो, जैसे लिमिटेशन मैंने बताया था कि लिखना है बट छोटा लिखना है, तो वेरी गुड, दिस इज इनफ। ऐसा इतना छोटा लिखो, काफी है। इट इज राइटली सेड द बाय आरसी मजूमदार दैट द रिवोल्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि सर लिमिटेशंस में आरसी मजूमदार डालना था, यहाँ पे मुझे दूसरा डालना था। स्टैनली वेलबर्ट करके थे, उनका मैंने पढ़ा था कि इट वाज मोर देन अ म्यूटिनी एंड लेस देन इंडिपेंडेंट, मतलब लेस देन फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, तो उससे मिक्स करके लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वेरी गुड, हाँ तो वैसे ही लिखना है, बाकी काफी परफेक्ट आंसर है आपका। सर मैंने अपनी कॉपी आपको डीएम कर दी है आपके चैट में, ठीक है। ये किसकी है? एक ही है कॉपी, मेरी है सर। रिवोल्ट ऑफ दिस वन, वीडी सावरकर, इसको यहाँ पे ले आओ इंट्रोडक्शन में। मैप अच्छा है, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा मैप का प्रैक्टिस करो, ये हाथ झुका हुआ है, ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा है, ओके। बाकी एंड ऑफ दिस थोड़ा सा हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स को क्लबिंग, ये सब करो। लिमिटेशंस, ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वाला जो एस्पेक्ट है ना पॉजिटिव वाला, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना है आपने। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दो, है ना, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड या जो कॉजेस एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दो, फिर टर्निंग पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखोगे तो सही रहेगा। बाकी ये करके फिर आपका पेज भर जाएगा। रिवोल्ट एंड दैट्स ऑल। ठीक है, वेरी गुड। तो जो बेसिक डिस्कस किया हमने उन चीज़ों को करोगे तो अच्छा हो जाएगा। टीम की कॉपी आई, यूपी का मैप देखते ही आधा नंबर कट। हाँ सर, मैं इंडिया का ही बनाऊँ। तो मुझे लगा कि इंडिया का बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके आसपास की लोकेशन से ज़्यादा। हाँ ठीक है, पार्शियल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पार्शियल मैप भी बना सकते हैं। हाफ इंडिया का ही मैप बनाऊँ। हाँ, हाफ मैप बनाओ। रिवोल्ट साउथ में तो वैसे भी नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, तो हिस्सा काट दो, जितने में था उतने बनाओ। फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस वन, ठीक है। रिवोल्ट टर्निंग पॉइंट, ठीक है। डायरेक्ट चैलेंज टू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस टू मिलिट्री स्ट्रक्चर, पॉलिसी फ्रेमवर्क, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, ठीक है। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी डिटेल दिनकर राव सपोर्टेड, ठीक है। ओके, लॉट ऑफ पॉइंट्स, गुड एग्जांपल्स, अच्छा है। मेन बॉडी इज गुड। देन ड्रॉबैक्स नहीं लिखना है, लिमिटेशंस लिख दो, लिमिटेशंस या फिर चैलेंजेस लिख दो, है ना। हाँ, ओके। बाकी पॉइंट इतना ही लिखना है जितना आपने साइज में लिखा है, इज गुड। स्टिल द रिवोल्ट वाज revolt provided a leap towards the India's struggle for independence by proving that the strength of unity and collective efforts। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो चेंज करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। थैंक यू सर। वेलकम। ये किसका है? ये किसकी कॉपी है? ठीक है, मेरी है। महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ राजनीतिक दृष्टि से। एक सेकेंड, इतनी सारी कॉपीज ओपन हो गई, हैंग हो गया, जस्ट अ सेकेंड।